दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। इस बार के चुनाव दो स्पष्ट धाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ ईमानदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदार ही दागदार है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी, अरे मैं भी अगर यहां आकर के इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि दीदी की नैया डूब चुकी है। मगर मैं ममता जी के मुकदमों को, मेरा वो बड़ी है आयु में, आशीर्वाद मानता हूं। और अगर आप चाहती हो, सोचती हो कि इससे आप रोक पाओगी तो कभी नहीं रोक पाओगी। तो इतना बीजेपी नेता मोदी 2 मीटिंग करके गया, राजनाथ 100 मीटिंग करके गया एक वीक में, योगी 2 वीक करके गया। इतना मीटिंग करने का बाप भी बोलता है मीटिंग करने नहीं देता है। इतना डरपोक है, कमोडाइज है, झूठा बात कहते हैं। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इस वक्त गाजियाबाद की जनता के बीच। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ताल ठोक के स्पेशल एडिशन, इलेक्शन एडिशन। आज हम मौजूद है गाजियाबाद में। गाजियाबाद आता है उत्तर प्रदेश में और पिछली बार अगर मैं याद करूं लोकसभा का चुनाव, तो पिछली बार दिल्ली का रास्ता तय किया गया था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की थी, 72 सांसद यहां से जीत करके आए थे, तो ये तो साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली का जाता है। लेकिन आज हुआ क्या? आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे। जब से यहां से शुरू हुआ है चुनाव प्रचार, आज उन्होंने पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। सिलीगुड़ी में उनकी रैली थी, 2 रैली उनकी कोलकाता में थी, और जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा, आज प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना था कि लगता है ऐसे जैसे दीदी की नैया बंगाल में डूब चुकी है। तो ऐसे में 6 बजे की बड़ी बहस हम यहां पर यह करेंगे कि आखिरकार क्या बंगाल से इस बार दिल्ली में सरकार बनेगी। वो बंगाल जो कि लगातार आंख मिचौली का खेल यहां पर ममता बनर्जी के साथ, भले वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी की तू में चलती रही है, तो क्या इस बार बंगाल से बेड़ा पार लगा पाएगी बीजेपी और क्या दीदी उन्हें रोक पाएंगी? 6 बजे की बड़ी बहस में आप लोगों से 1-2 सवाल करूंगा, उसके बाद अपने गेस्ट पर जाऊंगा। लेकिन मैं 3 सवाल सबसे पहले आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप उत्तर प्रदेश से भी हैं और पश्चिम बंगाल की जनता भी इस वक्त हमें देख रही है। तो 3 सवाल। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि दीदी की दादागिरी प्रधानमंत्री मोदी के आगे या मोदी के आगे इस बार चल पाएगी, हाँ या ना? अब आप उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ लेते हैं। क्या आपको लगता है कि मायावती मोदी के आगे सबसे बड़ी बाधा बनेगी? अब क्योंकि आज बंगाल में रैली थी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये, क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी बंगाल का किला दीदी का जो कि वो बचा करके रख रही है, ढा पाएगी, ढा सकती है? तो ऐसे में 6 बजे के बड़े सवाल जो कि इस वक्त हम पूछ रहे हैं। 6 बजे पहला सवाल, अब की बार जिसका बंगाल दिल्ली में, क्या उसी की सरकार? दूसरा बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के चक्कर में ममता दीदी गवाएंगी बंगाल भी? तीसरा बड़ा सवाल, 2019 में पश्चिम बंगाल की लड़ाई चौकीदार वर्सेस दागदार है। चौथा बड़ा सवाल, 2019 में बदलेगा पश्चिम बंगाल के वोटर का मिजाज। पांचवा, पश्चिम बंगाल के लूट तंत्र पर अब की बार वोट तंत्र से चोट, और इस्लामाबाद पर चोट से कोलकाता में दर्द क्यों? क्योंकि दीदी बहुत घबराई थी जिस वक्त इस्लामाबाद जो है दुखते में आ गया था। तो ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, हमारे साथ तिवारी जी हैं आरएसएस से, हमारे साथ
दीपक झा हैं, हमारे साथ सतीश प्रकाश अभी जुड़ेंगे, हमारे साथ असद खां फलाई हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव जेटली, मेरा सवाल सबसे पहले, कल तक ये सवाल ये पूछा जा रहा था कि आपको यानी कि अमित शाह को रोका बंगाल में आने से, उनकी रैली करने से रोका, योगी को हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने से रोका। जिस किले में आप लोग घुस नहीं पा रहे हैं उस किले को ढहाएंगे कैसे? या फिर यह माना जाए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वो सेंध कर ली, किला ढहाने को तैयार? देखिए, उससे महत्वपूर्ण एक और बात है। अभी देखिए, कभी भी आपने 70 सालों में ये नहीं देखा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश के अंदर अपने ही राज्य, देश के राज्यों के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी अंदर नहीं जा पाएगी। कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा अगर उसका कार्यकर्ता उठाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसको पेड़ से टांग दिया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी। ऐसा कभी माहौल नहीं देखा होगा। हम तो सोचते थे कि केवल इतना कहते हैं कि हमारी लड़ाई मोदी के खिलाफ है। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, आप देखिए ये लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है। मैनिफेस्टो उठा के देखिए, इनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पे नजर आता है कि मैं तो इसके इतने टुकड़े करूंगा देश के। वो कहती है मैं अपने बंगाल को देश से अलग कर दूंगी, वहां पे एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, बांग्लादेशियों को लेकर आऊंगी, उनका वोट डलवाऊंगी। एक वहां कहता है मैं अलग प्रधानमंत्री बनाऊंगा, एक कहती है मैं अलग देश बनाऊंगी। एक सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के नेता है वो कहते हैं कश्मीर को आजादी दे दो। अरे भाई, ये देखिए आज सारी राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा केवल एक रह गया है, टुकड़े, इतने टुकड़े कर दो देश के कि देश दोबारा खड़ा ना हो पाए। ये माहौल देश ने आज से 70 साल पहले देखा था, तब भी सत्ता की भूख थी, तभी देश के 2 टुकड़े हुए थे। आज भी सत्ता की भूख है। कंपन थी कि कम से कम 70% हिंदू पॉपुलेशन वाले बंगाल में अगर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, दुर्गा पूजा पर रोक लगाई, रामनवमी पर रोक लगाई, हनुमान जयंती होने नहीं दी, जनता निकल करके आज बाहर आई कि हाँ वो किसके साथ खड़ी है। इस कारण से आज लाखों की भीड़ थी। तभी क्या पीएम कह रहे हैं कि डूबती हुई नैया नजर आ रही है? क्या यही है बंगाल? राहुल चक्रवर्ती, देखिए सचिन जी, पहला बात तो ये है जो हम लोग ये कभी नहीं सोचा, जो कहीं हमला संविधान में लिखा नहीं है, जो 70% हिंदू रहे या नहीं रहे, हिंदुस्तान हर किसी का जगह है। भारतवर्ष को आप पिछले साल से देखा, हजार साल से सबको लेकर चले हैं, एक साथ सबको बसे हैं, एक साथ सारा सिख, ईसाई, मुसलमान सब एक साथ एक ही जगह रहे। और बंगाल में ममता बनर्जी जो किया है वो कभी रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं किया है। हर किसी को एक साथ रहने का यहाँ पे जगह है, बंगाल का धरती है। बाकी ये रह गया जो आज प्रधानमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया वो दूसरी बात है, मगर बंगाल की जनता ये पूछना चाहता है, जो ये आरोप लगा रहा है, जो ममता बनर्जी ने वो अपीजमेंट किया है, वो किया है, सो किया है। देखिए ये सब कहने के लिए कहना है। ममता बनर्जी ने जो बंगाल में डेवलपमेंट दिया है पिछले 7 साल से, जनता वो देखेगा। जनता ये देख रही है जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से यहाँ पे धर्म का नाम पे सबको एक साथ रखा। ममता बनर्जी ने किस तरह के आज 34 साल से वामपंथी यहाँ पे है, ममता बनर्जी वामपंथी हटा के यहाँ पे जो एक साथ रखता मोदी का कोई डर नहीं है, जनता तो मुझे एक बात बताइए, तो फिर तमाम पाबंदियां क्यों लगाई जा रही थी? तमाम यात्राओं को क्यों रोका जा रहा था? रथ यात्रा को रोका जा रहा था? मुझे एक बात बताइए ना, तो फिर हेलीकॉप्टर लैंडिंग को रोका गया? या तो डर है कि आपको लग रहा है कि हमारे किले में सेंध लगा देगी भारतीय जनता पार्टी? अगर डर नहीं है तो फिर सबको इकट्ठा करने की सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप किसी से कुछ सवाल करें, नहीं सुनिए, भारत में अभी हिंदू देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है, ये मोदी का सरकार ने, जो किसी को अगर सवाल करो तो आप अगर मोदी का खिलाफ करो तो आप पाकिस्तानी हो, अगर मोदी का समर्थन में करो आप हिंदुस्तानी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र में सब कोई सवाल कर सकती है। सर, देश के समर्थन होता है सर, मोदी का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन, बीजेपी का समर्थन नहीं होता सर, देश का समर्थन होता है। और समर्थन इस्लामाबाद का हो रहा था सर उस वक्त, माफ कीजिएगा, उस वक्त समर्थन इस्लामाबाद का हो रहा था, तब ये सवाल उठा था। समर्थन बांग्लादेश का किया जाता है, समर्थन एनआरसी का किया जाता है, जब उसका विरोध किया जाता है, इसका मतलब घुसपैठियों का समर्थन, रोहिंग्याओं का समर्थन, देश का समर्थन थोड़ा होगा। ठीक है, 30 सेकंड राजीव जेटली आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ। कह रहे हैं ना, ये तो ममता बनर्जी ने किया है। देखिए, मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूँ, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा इसी देश के अंदर। सुनिए चक्रवर्ती साहब, आज योदिरप्पा मैं बता रहा हूँ आपको, आपने पूछा ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, कभी ऐसा आपने सुना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉय किसी राज्य के अंदर जाए, वहां पर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए,
डाकुओं से और चोरों से नहीं, वहां की लोकल सरकार से। अभी एक कस्टम ऑफिसर जो अपनी काम कर रहा था कलकत्ता में, अरे जनता तो ये पूछ रहा है भैया, जनता ये पूछ रहा है जो इतना सारे पैसा जो घोटाला हो गया है देश के बाहर चला गया, उसका क्या होगा? उसका जवाब तो मांग रहा है। वो इस आज देश में मोदी नहीं, के पास ये जवाब मांग रहा कर रहे हैं। क्या आज पाकिस्तान की प्रधानमंत्री पुलिस ये है जवाब तो नहीं जो दिया हमारे? अरे भैया आप मेरी बात का जवाब दो पहले। नहीं दिया। आप पहले मेरी बात का जवाब दो। हुआ था वो वापस आएगा या नहीं? केंद्र के पब्लिक भेजे का पैसा हुए था, जनता का पैसा था। अधिकारियों को इसका जवाब कौन देगा? पहले तो ये बताइए। मांग रहे तो फिर तो आज मैदान खाली होना चाहिए था। क्यों दीपक झा, अगर जनता जवाब मांग रही फिर तो मैदान खाली हो जाना चाहिए था। फिर तो आज वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए था। फिर तो आज लाखों की भीड़ कैसे थी? कोलकाता में भी 2 रैली चल रही है, फिर इतने सारे लोग कैसे? या तो बताइए कि इसका कोई नैरेटिव अलग है, या फिर बताइए कि वो जो कोशिश पहले दिन से चल रही है ममता की कि कोलकाता में एक रैली करो, बेंगलुरु में एक रैली करो, तमाम लोग इकट्ठे हो, या तो आप डरे हुए हैं या फिर आप नहीं डरे हुए हैं। एक नैरेटिव होगा ना। कौन डरा हुआ है तो वक्त बताएगा, लेकिन मोदी जी की जो हताशा, निराशा और कुंठित मानसिकता है वो नजर आ रही है। वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सरकार जो है विज्ञापन और फिल्मों से चलती है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक फिल्म नहीं बनाता था। से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री में बता रहा हूं, सवाल बंगाल का पूछा दोबारा। दीपक झा सुनिए, दीपक झा सुनिए, सुनिए दीपक झा, दीपक झा, आज देश में सुनिए, दीपक झा सुनिए दोबारा मेरा सवाल दोबारा सुन लीजिए। मेरा सवाल बंगाल को लेकर के था, मेरा सवाल बंगाल को लेकर के था कि अगर वहां पर बंगाल में किला अगर इतना ज्यादा मजबूत है जिसे ढाया नहीं जा सकता, तो फिर वहां पर आज इतनी जनता क्या कर रही थी जो कि मोदी से जवाब लेना चाहती है? या फिर ये कहें कि जिस तरीके की अपीसमेंट पॉलिटिक्स की है यहाँ पर ममता बनर्जी ने, वो डर चुकी है, आज उसी का नतीजा था। बताइए मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? सर मैं मोदी जी का जो तंत्र चल रहा है, आज कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, भारत हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो बांटने की राजनीति करते हैं। वो एक सेकंड सुन लेते हैं, पिछले 70 सालों की हम बात करते हैं, एक सेकंड, 70 सालों में देश में ऐसे हालात नहीं बने कि देश का बंटवारा हो जाएगा। पिछले 70 सालों में कोई ऐसा किसी को दहशतगर्दी का वो नहीं किया गया, लेकिन आज ही ऐसे हालात क्यों पैदा किए? जनता दहशतगर्दी से तंग आ चुकी है। तो देश का बंटवारा असद का फलाई। मुझे एक बात बताइए, इनको देश का बंटवारा नजर आ रहा है आज? अगर मैंने वहां पर बात कह दी, एक सेकंड असद का फलाई साहब, इनको देश का बंटवारा नजर आ गया वहां पर। क्या देश का बंटवारा वो ताकतें नहीं करती जो कि रोहिंग्याओं का समर्थन करती है? क्या वो ताकतें नहीं करती है जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती है? क्या वो ताकतें नहीं करती जो कि हिंदुओं के फेस्टिवल पर वहां रोक लगाती है? क्या वो ताकतें नहीं करती हैं जिनको अपना किला आज ढाता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये देश को तोड़ने वाली ताकत नहीं, वो कि अलग प्लेनेट है सर? क्या 30 सेकंड दे दीजिएगा सर। आज का जन सैलाब जो मोदी जी के चुनावी रैली में जमा हुआ, ये क्या वोटों में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये 23 मई के परिणाम बता देंगे। ठीक है, पोस्टर अब आप सुनिए, पोस्टर मोदी जी देखिए ऐसे नहीं होती बात, सबको सुनना चाहिए। ठीक है, बोलिए। 2014 में अभी आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, 2014 में जो बीजेपी ने वादे किए थे वो कितने वादे पूरे किए? 15 लाख आ गए, 2 करोड़ आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे, स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट सिटीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आचार संहिता, ये सब कहाँ है? ये सब कहाँ है वो वादे? ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आज सरकार को 5 साल हो गए अपनी सरकार चलाते हुए, और जो वादे इन्होंने किए थे देश की जनता से, देश की जनता मेरा एक सवाल फिर मैं उसके बाद जाऊंगा। अब मेरा एक सवाल सुनिए तो सही, अब मेरा एक सवाल फिर मैं जाऊंगा तिवारी जी के पास। अगर एक वायदा पूरा नहीं हुआ, जनता को विश्वास नहीं है, फिर वो भीड़ वहां पर कैसे आई? आपने कहा चलिए भीड़ का भी मान लूं कि चलिए आ गई, अगर जनता पे विश्वास नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, फिर सबको इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ गई? 21 पार्टियां कभी बेंगलोर में इकट्ठी हो रही है, कभी इकट्ठे हो रही है वहां पर कभी माया कह रही है कि मुझे साथ ले लो, आपके साथ कांग्रेस कह रही है कि बहन जी मुझे साथ ले लो, कभी कह रही है मेरे साथ चल पड़ो। अगर इतना विपक्ष मजबूत है फिर तो मोदी को बैठ जाना चाहिए था। सर कौन हुआ विपक्ष? इसलिए अब सुनिए, सारा विपक्ष एक साथ इसलिए हो गया, सारा विपक्ष इसलिए एक साथ हो गया क्योंकि देश की जनता से जो वादे इन लोगों ने किए थे वो नहीं कर पाए। गरीबी दूर करने की बात की थी, गरीबों का उत्थान की बात की थी, और आज गरीब का महंगाई का पता आपको, पेट्रोल और डीजल सारा विपक्ष इसलिए एक साथ हो गया, सारा विपक्ष इसलिए एक साथ हो गया, फलाई साहब सारा विपक्ष इसलिए एक साथ हो गया कि वायदे पूरे नहीं हुए, या फिर सारा विपक्ष इसलिए एक साथ हो जा रहा है जो उनको लगता है इनमें से किसी ना किसी की अगुवाई में, एक सेकंड में आऊंगा आप लोगों पर, इनमें से किसी ना किसी की अगुवाई में, भले वो ममता हो, भले वो माया हो, भले वो राहुल हो, इनमें से किसी ना किसी की अगुवाई में हमारा कम से कम पॉलिटिक्स से एग्जिट ना हो जाए।
सब मोदी जी को देखिए, इतनी रैलियां करने की क्या जरूरत है? देखिए दीपक जी, पूरा विपक्ष जो है वो हताशे में है। 21 पार्टियों की रैलियां इसी कलकत्ता के मैदान में हुई थी और मुझे याद है, आपने अगर रैली देखी होगी तो ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि कोई रैली छोड़ के जाएगा नहीं, लोग जा रहे थे। आज लोग रैली शुरू होने के पहले से सिलीगुड़ी और कलकत्ता के उसी ब्रिगेड ग्राउंड में थे। पहला। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था जब बंगाल तो भद्रलोक था, कहा जाता था कि सारे उद्योग बंगाल में थे। बंगाल देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था और दिल्ली राजधानी नहीं थी, कलकत्ता राजधानी थी। सर यूपी में उसी भी बहुत भद्रलोक था, को कानपुर में आप लोगों ने खत्म कर चुप दिया। हो जाओ भैया। उसी भद्रलोक को नरक लोक में बदलने का काम इन वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और अब ममता बनर्जी ने किया है। यह ममता दीदी 5 सालों में, 10 सालों में ममता दीदी से जिहादी दीदी बन गई है। और इस ममता दीदी ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और उस 30% वोट के लिए, जो 33% मुस्लिम वहां पे हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बंगाल में लागू नहीं होगा। यहां बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए आएंगे और यहां रोहिंग्या आएंगे। राहुल क्या चक्रवर्ती, है ये? क्या है ये? बंगाल को बांटने का काम किया है ना? यही नहीं, जब देवी का विसर्जन होता है और जब दुर्गा विसर्जन होता है, उस विसर्जन को ये लोग रोक लगाते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। कोर्ट के साथ राहुल जाना चक्रवर्ती पड़ता आता हूँ, है एक सेकंड। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से माता दुर्गा का विसर्जन उस बंगाल में होता है जिन बंगाल के हिंदू भाइयों के लिए दुर्गा माता सबसे बड़ी आस्था की केंद्र है। किस प्रकार की राजनीति है ये? और वही ममता दीदी, आज मोदी जी ने ठीक कहा, एक स्पीड ब्रेकर है, जो न वहां टॉयलेट बनने दे रही हैं, जो ना वहाँ गरीबों के घर में गैस पटने दे रही हैं, और नहीं जो वहाँ पे राहुल चक्रवर्ती डर नहीं तो और क्या है? आपने कहा कि पाबंदी लगाई, हिंदुस्तान कभी देखा ही नहीं देश पहले जनता ने, ये डर नहीं तो और क्या है? क्योंकि जिस तरीके की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स दीदी ने की है कम से कम पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, वो यही बताती है कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गढ़ खिसकने वाला है। 35,000 करोड़ रुपया जनता का लेके भाग गया, आज तक वापस नहीं आया सचिन जी, इसका जवाब कौन देंगे? तो बात यह है जो ममता बनर्जी के बारे में कह रही है, ममता बनर्जी बंगाल में उसकी प्रॉपर्टी डायनामाइट से उड़ा दी है। तुम्हारी तरह शारदा घोटाले वाले नहीं है, तो आप जो कह दीजिए, शारदा घोटाले में जिसके कमिश्नर को हिदायत देनी पड़ती हो। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का है, अरे कमिश्नर को हिदायत देता है आपकी सरकार की, हमारे घोटालों को उजागर नहीं होने देना। हिंदू का है शारदा घोटाले के प्रदर्शनकारियों को, पीड़ितों को, जो घर में गरीब थे बेचारे, जिनका घोटाला करके मिनिस्टर्स और तमाम लोग जो कि आरोपी हैं वो खा गए, उनको दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ रहा था, उनको वहां प्रदर्शन करने तक की इजाजत नहीं है। ये है प्रजातंत्र वहां पर सर, बाकायदा हमने कवर किया था वहां पर। बन जाती है एक साल में, 50 करोड़ का परिवार है। जैसा अमित शाह के बेटे हैं, 50,000 की कंपनी। ठीक है राजीव जेटली जवाब दीजिए। मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूँ, यही बंगाल, इसी बंगाल में पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से वहां के पुलिस वालों को हिदायत दी जा रही है। सीबीआई को अरेस्ट कर लिया कि अगर हमारे खिलाफ आपने कार्रवाई करी, हमारे घोटालों को उजागर होने दिया तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम हो, वो वहां अपना काम करती है तो वहां की पुलिस से प्रताड़ित करवाया जाता है। अब यहाँ से कोई अधिकारी जाता है, उसके साथ फोर्स भेजनी पड़ती है। जैसे पाकिस्तान में हमारे सैनिक जाते हैं हथियार लेके, अब बंगाल में भी काम करने हथियार लेके जाना पड़ता है। अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको हथियारों के साथ बंगाल जाना पड़ता है। सतीश प्रकाश, आप लेट पहुंचे, लेकिन आपको क्या लगता है बंगाल में चाहे बात किया जाए तो दीदी, इधर आए मायावती, शुरुआत में मैंने पूछा था कि क्या कौन सबसे बड़ी बाधा बनने वाला है पीएम मोदी के लिए, लेकिन आज जिस तरीके से आगाज किया पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल का, आपको लगता है कि बीजेपी जो कह रही है बंगाल का गढ़ गहने में कामयाब होगी? अब की बार बंगाल से दिल्ली की सरकार क्या बनने जा रही? नहीं, देखो मेरा मानना यह है कि मोदी जी के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो 2014 का बीजेपी का घोषणा पत्र है। जिस दिन बीजेपी एनालिसिस कर लेगी कि 2014 का बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के आधार पर इस देश की जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को मत दिया और उसमें आस्था जताई। अगर बीजेपी इस बात को एनालिसिस करे कि जो उन्होंने घोषणा पत्र रखा, अगर उस घोषणा पत्र को 50% भी अगर पूरा कर जाते तो आज मोदी जी को
ये दर दर की ठोकरें खाने पूछ की लेते जरूरत ना, नहीं कुछ थी। जनता कुछ मौजूद ये है। दर दर की आपने कहा ठोकरें कि खाने आपने कहा बीजेपी की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो घोषणा पत्र है। बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उसी का घोषणा पत्र। ये सब विपक्षी लोग उनके घोषणा पत्र की बजाय ये चाहते हैं कि इनके जो हमारा सारा विकास के रास्ते कहाँ के लोग हैं ये? सतीश जी ये कहाँ के लोग हैं? बीजेपी ने सुनिए एक एक करके। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सर जनता से तोड़ना, सतीश प्रकाश जी अब जनता से तोड़ना आर्ग्यू करने लग जाएंगे। कुछ सुन लीजिए ना, कुछ जनता। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनिए सर, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। आपको लगता है कि दीदी का गढ़ भी इंटेक्ट है, आपको लगता है 50 से ऊपर यहाँ पर मायावती और अखिलेश भी लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई घोषणा पत्र पूरा नहीं है, थोड़ा सा जनता का कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपको वक्त दे दूंगा, फिर उसके बाद जेटली जी को वक्त दे दूंगा। हाँ ठीक है, एक से देखिए, हर बुराई का अंत होता है और जो आपकी सरकार, जो आपकी पार्टियां जिस तरह से ममता वहां पे काम कर रही थी, वो कुशासन खत्म होने वाला है। उनके अंदर बौखलाहट है। जनता ने आज मैदान में आकर ये बता दिया है, हुंकार भर दिया कि आपकी सरकार, बंगाल में ममता की सरकार जा रही है। ठीक है, अगर कोई वायदा पूरा नहीं हुआ जैसा सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि जनता नाराज है, तो फिर इतनी सुगबुगाहट क्यों है, इतना इकट्ठा क्यों है? महागठबंधन भी, इधर भी उधर भी, दीदी का गढ़ भी, सब फिर क्या तैयारी? सर सब डरे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 की जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उसका 90% काम पूरा हो चुका है और उसी चीज से डरे हुए हैं। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के खिलाफ ये लोग खड़े हैं, इसी और इनके साथ ना तो कोई जनता है ना। ठीक है, एक कमेंट वहां से, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। जहां तक बीजेपी के घोषणा पत्र का सवाल है, तो मोदी को वोट दिया था आतंकियों का और पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए। वो काम उन्होंने इतना अच्छी तरीके से किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा सवाल, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं बताया कि वो देश के कितने टुकड़ों करने में विश्वास करती है। 2 टुकड़े करेगी, 4 टुकड़े करेगी या उससे ज्यादा टुकड़े? ठीक है सतीश प्रकाश, जनता को ये तो कम से कम समझ में आता ना ये लकीर। अगर मैं बंगाल से भी चलता हूँ, ठीक है, रोहिंग्याओं को बचाएंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, घुसपैठियों को बसने देंगे, दुर्गा पूजा पे रोक लगाएंगे, यहाँ पर भी ये घोषणा पत्र लेकर के आते हैं। ये भी देखिए टुकड़े गैंग का समर्थन करेंगे। लोगों को कम से कम समझ में तो आता है ना सर, कौन देश के साथ कौन विरोध में। बीजेपी के घोषणा पत्र में 370 खत्म करने की बात थी, 35 से खत्म करने की बात थी, लेकिन जब बीजेपी को पीडीपी के साथ सरकार चलानी होती है, तो यही बीजेपी जो हमेशा कहीं ना कहीं जो अलगाववादी, जो आतंकवादी है, उन लोगों के पत्थरबाजों के साथ खड़े रहे। 3 साल तक यही बीजेपी सरकार। सर अगर हटाई नहीं तो बचाने वाले भी तो सामने आ गए ना। अगर हटाई नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हटाई नहीं, मैं कह रहा हूँ राजीव जेटली अगर हटाई नहीं तो बचाने वाले तो सामने आ गए, दीपक सामने आ गए। दूसरी तरफ उधर बांग्लादेश घुसपैठियों को कौन बचा रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को किसने बचाना है? राजीव जेटली 30 सेकंड, उसके बाद फलाई साहब आपके पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड दूंगा। ठीक है 30 सेकंड राजीव जेटली। अच्छा ठीक है 1 सेकंड राजीव जेटली कर रहा है, ठीक है राजीव जेटली इसको वहां से विड्रॉ किया जाएगा। राजीव जेटली अपना देखिए, बहुत आज कितना भी शोर मचाएं, ये देश की जनता है, सब कुछ देख रही है। इस देश की जनता ने ये देखा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मतलब विलीन कर रहे हैं ना आपकी जनता, ये सब कुछ जानती है, ठीक है जनता सब जानती है भाई, इसमें हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए जनता पे विश्वास है, इसीलिए जनता पे विश्वास है। फलाई साहब ये मान रहे हैं बंगाल में दीदी का गढ़ ढहने वाला। देखिए नैया डूब गई। कितना भेद पाती है बीजेपी बंगाल का किला कितना भेद पाती है, वो तो 23 मई के परिणाम बताएंगे। वो तो सबको पता लग जाएगा ना सर, मैं अभी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जनता सब अधूरी बात पे चले जाते हैं। अब मुझे फिर डाइस छोड़ के आगे आना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष पूरा एक हो गया, आप ऐसे बता रहे जैसे बीजेपी अकेले लड़ रही है। बीजेपी के पास भी 40 पार्टियां हैं। दुर्गा पूजा रोक करके मुहर्रम कराने की इजाजत देने के लिए कम से कम ऐसा नहीं है सर, वो मैंडेट तो डरा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, देखिए रामनवमी पर रोक लगा देना क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, तो कम से कम ये तो बिगड़ा हुआ है ना, ये तो डरा हुआ है। हिंदू जवाब देगा अगर दुर्गा पूजा करने से हिंदुओं को रोका गया है तो। बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं इस देश के मुसलमान की। क्या ऐसा नहीं है कि विपक्षी अकेला? मुझे खत्म करना सारे लोग मिलकर रोहिंग्याओं को बसाना गलत है ना? बिल्कुल गलत है। रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाना गलत है। पहले भारतीयों का अधिकार है, पहले भारतीयों का अधिकार। एनआरसी होना चाहिए ना, एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए। बांग्लादेशियों की इजाजत नहीं है यहाँ पर, कोई बांग्लादेशी की इजाजत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, फलाई साहब के लिए जोरदार तालियां कम से कम इस बात के लिए। ठीक है फलाई साहब के लिए कम से कम जोरदार तालियां इस बात के लिए। आप लोग इतनी बहस कर रहे हो, आप लोग सोचो जितनी भी आप बहस कर लो, आनी मोदी सरकार है तो फिर आप अपनी एनर्जी वेस्ट। चलिए फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है।